आज एनडीए 3.0 की इस कैबिनेट मीटिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लिए गए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में। 28,563 करोड़ रुपए के, इन सब के बारे में एक एक करके बताऊंगा आपको। भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल जो शिपिंग सेक्टर के लिए है, हमारे जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी साथी हैं उनके लिए डीए और डीआर बढ़ाया गया है। डीआर पेंशनर्स के लिए, डीए एम्प्लॉयज़ के लिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 3 साल के लिए, योजना 3, इसको आगे एक्सटेंशन किया गया है। फिर 2 रेलवे के प्रोजेक्ट्स हैं, गाजियाबाद से सीतापुर 3rd and 4th लाइन और राजमंड्री से विशाखापट्टनम 3rd and 4th लाइन। सबसे पहले हमारा मैरीटाइम इंश्योरेंस, ये हम सब जानते हैं कि जो आज की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उससे समझ में आया कि दुनिया भर में जो इंश्योरेंस का सिस्टम होता है और री इंश्योरेंस का सिस्टम होता है, उस सिस्टम में इस तरह के बड़े सीरियस प्रॉब्लमेटिक समय के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। उस व्यवस्था को बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया, भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल। कोई भी जो शिप जब जाती है ओशन में, तब उसका एक इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस कई प्रकार की एक्टिविटीज के लिए होता है। एक बेसिक इंश्योरेंस हो गया, कोई डैमेज होता है उसके लिए। दूसरा कोई प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी के लिए। मान लो किसी पोर्ट में गए, पोर्ट में जाने के टाइम में पोर्ट की जो बर्थ होती है उसके साथ बाय चांस स्ट्राइक कर गए तो उसमें पोर्ट वाले आपके ऊपर कोई क्लेम ना डाले, इसके लिए इंडेमनिटी का इंश्योरेंस होता है, तो उसको पीएनआई बोलते हैं। फिर पॉलिटिकल रिस्क होती है, कई जगह वॉर की रिस्क होती है। उन सारी रिस्क को अगर हम देखें तो इंश्योरेंस का एक बड़ा फैक्टर जो इस वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के टाइम में समझ में आया दुनिया को, कि इंश्योरर्स और री इंश्योरर्स वहाँ जाने वाले, वेस्ट एशिया में जाने वाले शिप्स को इंश्योर करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसमें ये शिप ओनर है, उसके पीछे इंश्योरर और उसके पीछे री इंश्योरर और उसके पीछे सॉवरेन बैकस्टॉप। अगर इस तरीके से देखें तो ये व्यवस्था की गई है इस प्रोग्राम के तहत। करीब 12,980 करोड़ रुपए की सॉवरेन गारंटी का एक फंड क्रिएट किया जाएगा जो कि मैरीटाइम इंश्योरेंस के लिए रहेगा। जितनी भी तरह की मैरीटाइम रिस्क्स हैं, हल, मशीनरी, कार्गो, पीएनआई, वॉर, इन सब को इससे कवर करेंगे। किन वेसल्स को हम कवर करेंगे? जो इंडिया फ्लैग्ड वेसल्स हैं, जो इंडिया कंट्रोल्ड वेसल्स हैं और जो भारत से या तो जिनका ओरिजिन है या डेस्टिनेशन है। और ये 10 साल का पीरियड रहेगा जिसमें 5 साल और एक्सटेंशन किया जा सकता है। वो इसमें 2 टीयर्स हैं। एक टीयर जो शिप ओनर्स हैं और दूसरे जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, ओएमसीज हैं, वो लोग एक म्यूचुअल रिस्क इंश्योरेंस का एक फंड वो लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। और उसके पीछे जीआईसी और भारत सरकार, वो दोनों जीआईसी री इंश्योरेंस, वो दोनों मिलके उसको बैकस्टॉप करेंगे, उसके कंप्लीट री इंश्योरेंस को और ज़्यादा उसमें मजबूत करेंगे। बहुत बड़ा इसका लाभ होगा। सबसे बड़ी बात, जो हमारी डिपेंडेंसी फॉरेन इंश्योरेंस पे है वो इससे कम हो जाएगी। और जिस तरह से भारत की जीडीपी बढ़ रही है, भारत आगे आर्थिक दृष्टि से एक मजबूत ताकत की तरह उभर रहा है, तो हमारी मैरीटाइम ट्रेड बहुत बढ़ने वाली है आने वाले समय में। उस हिसाब से भारत की तरफ से भी एक री इंश्योरेंस की सुविधा, एक री इंश्योरेंस की फैसिलिटी जरूरत थी। अभी री इंश्योरेंस प्रैक्टिकली
एक लंदन में और दूसरी स्विस में, स्विट्जरलैंड में। ये 2 जगह पे सारा उनका फोकस है। वहाँ से बाहर निकल के भारत एक उसमें जुड़ेगा। फॉरेक्स आउटगो भी बचेगा और बहुत जगह जो रेसिप्रोकल इंश्योरेंस कवरेज होती है, यानी 2 देश हो या 2 ग्रुप्स हो, वो आपस में एक से दूसरे को रेसिप्रोकल इंश्योरेंस की जो फैसिलिटी देते हैं, उसमें भी भारत को बड़ा सहयोग मिलेगा। दूसरा बहुत बड़ा फैसला आज लिया गया और मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा हमारे केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं और जितने पेंशनर्स हैं, उनके लिए डीए और डीआर बढ़ाया गया, जिसकी टोटल लागत भारत सरकार को आएगी 6,791 करोड़ रुपीस। बेसिकली डीए एंड डीआर 1 Jan 2026 से 60% ऑफ बेसिक पे हो जाएगा। 2% बढ़ाए 58 से 60 हुआ है, 60% ऑफ बेसिक पे हो जाएगा। टोटल करीब 50 लाख एम्प्लॉयज़ हैं और 68 लाख पेंशनर्स हैं भारत सरकार के। इन सब के लिए बहुत बड़ा ये बेनिफिशियल अवार्ड रहेगा। इसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन 6,791 करोड़ रुपीस पर ईयर आएगा। तीसरा बड़ा फैसला लिया है PMGSY 3। हम सब जानते हैं कि श्रद्धेय अटल जी के टाइम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम से जो रेवोल्यूशनरी स्कीम आई थी, उस स्कीम के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ। यूपीए के समय में वो थोड़ी धीमे हुई स्कीम। जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिम्मेदारी संभाली, उसके बाद से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बहुत तेजी वापस से आई। आज उसका एक्सटेंशन और एलोकेशन इंक्रीज किया गया, जिससे कि PMGSY 3 अब हो गया 83,977 करोड़ रुपीस की स्कीम हो गई। अगर हम इसे देखें, इस पूरे प्रोग्राम में अब तक करीब 8 लाख किलोमीटर सड़कें बनी है। 8 लाख किलोमीटर, 7.95 लाख किलोमीटर। 10,000 से अधिक ब्रिजेस इसमें बने ग्रामीण क्षेत्रों में। 7 लाख से ज्यादा मंडी हो, स्कूल हो, बड़ा एक कम्युनिटी सेंटर हो, वैसे जो बड़े ग्रामीण क्षेत्रों में इम्पोर्टेंट इंफ्रा पॉइंट्स होते हैं कम्युनिटी के, वो सब इससे कनेक्ट हुए। 7 लाख फैसिलिटीज कनेक्टेड। जो डायरेक्ट इम्पैक्ट अगर हम देखें, किसी स्कीम का इम्पैक्ट कई तरह से होता है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट। अगर हम डायरेक्ट इम्पैक्ट एक देखें, बच्चों की ग्रामीण क्षेत्रों में डेली स्कूल अटेंडेंस इस प्रोग्राम के कारण 65% हो गई। अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट है कि एक ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रा प्रोवाइड करने से कैसे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले परिवारों के जीवन में एक बड़ा चेंज आता है। दिस इज सच ए बिग चेंज, सच ए बिग फंडामेंटल चेंज। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं, बेटियां और बेटे पर स्कूल में ज़्यादा हुई PMGSY की। जो मंडी जाने की ट्रिप होती थी, उसकी एवरेज कॉस्ट 256 रुपीज़ कम हुई। ये सारे के सारे डिटेल स्टडीज़ हैं। अच्छे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और वर्ल्ड बैंक और इस तरह की संस्थाओं ने ये सब स्टडी किया है। वो सारा डेटा आपके सामने। रूरल एम्बुलेंस एक्सेस जो प्रैक्टिकली बहुत ही कम थी, वो PMGSY के कारण 51% इंक्रीज होके 20% से 51% हो गई। आज जो फैसला लिया गया, उस फैसले में सबसे बड़ा परिवर्तन आया, जो प्लेन एरियाज और हिल एरियाज है उसमें टाइम का एक्सटेंशन। प्लेन एरियाज में जो रोड्स एंड ब्रिजेस हैं, दोनों के लिए ही मार्च 2028 का समय सीमा तय की गई PMGSY 3 के लिए। और जो पहाड़ी क्षेत्र हिली एरियाज हैं,
उसमें रोड्स के लिए मार्च 2028 और ब्रिजेस के लिए मार्च 2029 डिसाइड हुआ है इस प्रोग्राम के कंप्लीट होने का टाइम। आउटले बढ़ा के 83,977 करोड़ रुपीस कर दिया गया है इसका। बहुत बेनिफिट होगा, जो अभी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स को कंटिन्यू कर पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे। और भी जिस तरह के नए चैलेंजेस क्लाइमेट चेंज के कारण और रेजिलिएंट बनाना है अपने देश के इंफ्रा को, उसके लिए जो फंड और टाइम जो चाहिए था वो इसमें कंप्लीट होगा। अब मैं आता हूं दो रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं। एक नॉर्थ में गाजियाबाद से सीतापुर वाला स्ट्रेच है, काफी लंबा स्ट्रेच है, और दूसरा विशाखापट्टनम से राजमंड्री का स्ट्रेच है। दोनों के दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं। गाजियाबाद से सीतापुर प्रैक्टिकली देश के सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड सेक्शंस में से एक है। गाजियाबाद में अगर हम देखें तो इतनी ट्रेन है कि ऑलमोस्ट एवरी 5 मिनट्स या तो कोई ट्रेन वहाँ से निकल रही है या कोई ट्रेन अंदर आ रही है स्टेशन से। इट इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट स्टेशन कि यहाँ से आगे यानी दिल्ली, न्यू दिल्ली एरिया, दिल्ली का जो एरिया का जितना ट्रैफिक है और बहुत सारा वेस्ट और नॉर्थ इंडिया का जो ट्रैफिक है वो सारा गाजियाबाद के विया होके निकलता है। इसीलिए गाजियाबाद से आगे हमें टुवर्ड्स नेपाल वाले बॉर्डर की साइड वाला रूट है वो, और जो टुवर्ड्स कानपुर वाला रूट है, दोनों ही रूट्स पे कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है। तो कैपेसिटी बढ़ाने का पहला काम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से हुआ, और दूसरा ये बड़ा काम आज गाजियाबाद सीतापुर 3rd and 4th लाइन, विच इज प्रैक्टिकली लाइक अ फ्रेट कॉरिडोर की तरह है, उस तरह का ये प्रोजेक्ट ये नया एक प्रोजेक्ट लिया गया आज कैबिनेट में। ये गाजियाबाद है यहाँ से दिल्ली के, और आगे सीतापुर ऑल द वे ऑलमोस्ट नियर लखनऊ। अगर हम मैप पे देखें गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद में हापुड़, गजरौला, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, रोजा और सीतापुर, यहाँ तक कंप्लीट 4 लेनिंग होगा और 4 लाइनिंग होगा और क्वाड्रुपलिंग होके प्रैक्टिकली एक तरीके से एक नया कॉरिडोर यहाँ पे बनेगा। प्रैक्टिकली गाजियाबाद से लेके सीतापुर तक एक नया कॉरिडोर पूरा डबल लाइन का बनेगा। कई नए इसमें इनोवेशंस किए जाएंगे, जहाँ पर शहर को या छोटे स्टेशन को कनेक्ट करके कोई खास बेनिफिट नहीं होना है, वहाँ पे उसको बाईपास करके भी निकला जाएगा। जहाँ पे शहर के अंदर बहुत कंजेशन है, वहाँ पे शहर से बाहर बाईपास होके निकाला जाएगा। कंप्लीट कवच फिटेड होगा ये, और कंप्लीट हाई कैपेसिटी और हाई स्पीड के लिए ये डिज़ाइन होगा, सेमी हाई स्पीड के लिए डिज़ाइन होगा ये प्रोजेक्ट। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 14,926 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। 14,926 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है, और 403 किलोमीटर्स का इसका रूट का लेंथ है। 6 नए स्टेशन इसमें बनेंगे, न्यू हापुड़, न्यू मुरादाबाद, न्यू रामपुर, न्यू बरेली, न्यू शाहजहांपुर और न्यू सीतापुर। कई उत्तर प्रदेश के जिले इससे कनेक्ट होंगे। गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई और सीतापुर, ये सारे जिले इससे प्रोजेक्ट से कनेक्टिविटी इनकी बढ़ेगी। कई नई गाड़ियां चलाई जा सकेंगी। कार्गो का मूवमेंट बहुत स्मूथ हो जाएगा, विशेषकर जो नॉर्थ इंडिया के पावर प्लांट्स हैं, नॉर्थ इंडिया के इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं, उन सब के लिए बहुत इसका बेनिफिट होगा। प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी को हम समझें तो 5 मेगा ब्रिजेज हैं इसमें, कई नदियां हैं, 52 मेजर ब्रिजेज हैं और 306 माइनर ब्रिजेज हैं। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अंडरपासेस 238 है और फ्लाईओवर्स, रोड वाले फ्लाईओवर्स 9 है, और 5 जगह पे रेल ओवर रेलवे का फ्लाईओवर रहेगा। ट्रेन की पटरी एक लेवल पे, दूसरे लेवल पे भी ट्रेन की पटरी उसके ऊपर से जाए। ट्रैक लेंथ 859 किलोमीटर्स होगी। कई जगह लूप लाइन बनती है, कई जगह उसके कनेक्टिंग एरियाज बनते हैं।
बहुत बड़ा जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर बन के उभर रहा है गाजियाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, मुरादाबाद और शाहजहाँपुर, हैंडीक्राफ्ट्स हो, मशीनरी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, फार्मा एक्सपोर्ट्स हो, टेक्सटाइल, कारपेट, फर्नीचर, ब्रासवेयर, हैंडीक्राफ्ट्स, इन सब के लिए बहुत अच्छी कंटेनर की फैसिलिटीज़ यहाँ से क्रिएट हो पाएगी, जो कि गाजियाबाद के आगे हापुड़ के पास में फ्रेट कॉरिडोर से भी जुड़ जाएगा। फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ने से सीधा हमारे जो पोर्ट्स हैं वेस्टर्न कोस्ट पे, उन पोर्ट से ये सीधा जुड़ जाएगा। और ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ने के कारण जो कोल का रिक्वायरमेंट है, मिनरल्स का रिक्वायरमेंट है, वो सीधा ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर से होते हुए इस कॉरिडोर से जुड़ जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट है ये। और ये जो सारे प्रोजेक्ट्स आप देख रहे हो इन दिनों में, ये सारे प्रोजेक्ट्स एक नेशनल मास्टर प्लान बना है रेलवे का, जिसमें जहां पर भी कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है उन सब प्रोजेक्ट्स को एक सिस्टमेटिक तरीके से मैप किया गया है। 2 साल की एक्सरसाइज की गई थी ये। इस 2 साल की एक्सरसाइज के आधार पे ये सारे प्रोजेक्ट्स एक एक करके आ रहे हैं। ये प्रोजेक्ट करीब 36 मिलियन टन कार्गो लेगा और इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड की सेविंग होगी, यानी रोड से रेल की तरफ शिफ्ट होने के कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड की सेविंग होगी, वो 129 करोड़ किलोग्राम्स एवरी ईयर, विच इज इक्विवेलेंट टू प्लांट। वो जितना CO2 बचाते उतना कार्बन डाइऑक्साइड बचेगा by having this railway corridor, so that the cargo and people movement can shift from road to rail. And as we all know, rail is about 95% environment friendly compared to road. So that's why इसमें environment friendly है और cost कम है, इसीलिए इसको इतना फोकस किया गया। देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट सेव होगी 2877 करोड़ रुपीस पर ईयर। तो हम जो बड़ा टारगेट एक लेके चल रहे हैं कि देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट दुनिया के बेंचमार्क के साथ कंपेरेबल हो, उसमें इस तरह के प्रोजेक्ट्स का बहुत बड़ा रोल होगा, रेलवे के प्रोजेक्ट्स का बहुत बड़ा रोल होगा। 274 लाख ह्यूमन डेज एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन फेज इटसेल्फ। 274 लाख ह्यूमन डेज। सेकेंड प्रोजेक्ट आता हूं मैं ईस्टर्न कोस्ट पे। ईस्टर्न कोस्ट पे अगर हम देखें तो मैं इस नक्शे पे आपको सब दिखाना चाहूँगा, 2 नक्शों पे। ये हावड़ा शियालदा एरिया है बंगाल में। हावड़ा शियालदा से खड़गपुर एक बड़ा जंक्शन आता है, जिसमें साउथ की तरफ ट्रेन जाती है और वेस्ट की तरफ ट्रेन जाती है और नॉर्थ की तरफ ट्रेन जाती है। खड़गपुर हावड़ा ऑलरेडी 4 लाइनिंग हो चुका है और जहां जहां काम कुछ बाकी है वहां पे काम चल रहा है, कंप्लीट हो रहा है। खड़गपुर से नीचे भद्रक, ये रूपसा, बालासोर, इसके बाद में अगर उड़ीसा में आ गए हम, वहां से खड़गपुर से अगर ऊपर देखें रूपसा, बालेश्वर, भद्रक, जखापुरा, हरिदासपुर, ये जो उड़ीसा के कोस्ट के साथ कंप्लीट रेलवे लाइन है, इसमें जहां पर भी डबल लाइन है वहां पे 2 और लाइन बनाई जा रही है। जहां पे ट्रिपल लाइन है वहां पे एक और लाइन बना के 4 लाइन किया जा रहा है। यानी ऑल द वे फ्रॉम कोलकाता, यानी हावड़ा, सांतरागाछी, खड़गपुर और नीचे बालेश्वर, भद्रक, जखापुरा, हरिदासपुर, कटक, भुवनेश्वर, खुर्दा और बरहमपुर, ये कंप्लीट जो उड़ीसा का स्ट्रेच है, इसको कंप्लीट 4 लाइनिंग किया जा रहा है। एक एक करके प्रोजेक्ट्स हाथ में ले रहे हैं। और नीचे उसके बाद में हम जाएं तो आंध्रा का आता है। तो आंध्रा में बरहमपुर के बाद में नावपड़ा, विजयनगरम के बाद में विशाखापट्टनम के बाद में इधर हम आते हैं समलकोट और आगे इधर आते हैं विजयवाड़ा जंक्शन तक, और उसके बाद में नीचे की तरफ यहाँ पे ऑल द वे अप टू चेन्नई। ये यहाँ पर इस कंप्लीट स्ट्रेच को, यानी कोलकाता से चेन्नई तक के स्ट्रेच को 4 लाइनिंग किया जा रहा है। उसी के अलग अलग प्रोजेक्ट्स एक एक करके कैबिनेट में लेके जा रहे हैं हम लोग। तो आज जो सेक्शन लेके गए वो है
दोवड़ा दोवड़ा स्टेशन का नाम है, बेसिकली विशाखापट्टनम एरिया है ये। तो वाइजैग का, विशाखापट्टनम का दोवड़ा स्टेशन से लेके राजमंड्री का निदादवलु निदादवलु स्टेशन, यानी समझो राजमंड्री से लेके विशाखापट्टनम तक का क्वाड्रुपलिंग का ये प्रोजेक्ट है, 4 लाइनिंग का प्रोजेक्ट है। ये 3rd एंड 4th लाइन जो बनेगी, इससे 3 बड़े पोर्ट्स हैं जो बहुत इसका इमीडिएट इसको बेनिफिट मिलेगा, काकीनाडा, मछलीपट्टनम, गंगावरम। और ये सेक्शन जैसा भी आपको मैंने पूरा नॉर्थ से साउथ की तरफ दिखाया, ईस्ट के मतलब कोलकाता से लेके चेन्नई तक क्लियरली एक्सप्लेन किया, इसका ये सेक्शन है हावड़ा चेन्नई हाई डेंसिटी नेटवर्क का सेक्शन है। 198 किलोमीटर्स की रूट लेंथ है, बड़ा प्रोजेक्ट है, 9,889 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। जो डिस्ट्रिक्ट्स इससे बेनिफिटेड होंगी, ईस्ट गोदावरी, कोनसीमा, काकीनाडा, अनकपल्ली, विशाखापट्टनम, ये सारी डिस्ट्रिक्ट्स इससे बेनिफिट होगी। और एक नया गोदावरी जी पे एक नया ब्रिज बनेगा 4.3 किलोमीटर लंबा, 4.3 किलोमीटर लंबा एक बड़ा गोदावरी जी पे एक बड़ा ब्रिज बनेगा। ये भी प्रोजेक्ट बहुत कॉम्प्लेक्स है, कई नदियां हैं इस रास्ते में, 3 मेगा ब्रिजेस बनेंगे, 58 मेजर ब्रिजेस बनेंगे, 416 माइनर ब्रिजेस बनेंगे, 73 अंडरपासेस होंगे, 3 फ्लाईओवर्स होंगे और वायाडक्ट 2.7 किलोमीटर्स होगा। कंप्लीट रेज्ड एलिवेटेड रेलवे लाइन इसमें रहेगी 2.7 किलोमीटर्स। इसमें भी जो इनोवेशन मुरादाबाद से सीतापुर के बताए आपको, फुल्ली कवच फिटेड रहेगा, हाई डेंसिटी हाई कैपेसिटी के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है, हाई स्पीड के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है इस कॉरिडोर को, और टोटल 458 किलोमीटर ट्रैक लेंथ इसमें बनेगी। बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं यहाँ, थर्मल पावर प्लांट्स हैं, सीमेंट प्लांट्स हैं, स्टील प्लांट्स हैं, पोर्ट्स हैं, उन सबको इसका बेनिफिट मिलेगा। और 29 मिलियन टन एक्स्ट्रा कार्गो जो रोड से शिफ्ट होके रेलवे में आएगा, which will mean carbon dioxide saving will be 51.5 crore kilograms every year, which is equivalent to planting 2 crore trees। 2 करोड़ पेड़ अगर लगाते तो उसके बराबर ये है, और 135 लाख ह्यूमन डेज जनरेट होंगे। तो साथियों, एनडीए 3.0 में जो इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स अब तक सैंक्शन हुए हैं, 53 रेलवे प्रोजेक्ट्स 2 लाख करोड़ के, 31 हाईवे प्रोजेक्ट्स 3,38,000 करोड़ के, 11 मेट्रो प्रोजेक्ट्स 1,44,000 करोड़ के, 5 न्यू एयरपोर्ट्स और मॉडिफाइड उड़ान 37,000 करोड़ की, 1 मेजर पोर्ट और शिपिंग रिफॉर्म्स 1,58,000 करोड़ के, 2 न्यू रोपवे 6,800 करोड़ के, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स 71,000 करोड़ रुपीस के, इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज और इंडस्ट्रियल पार्क 62,000 करोड़ के, प्रधानमंत्री आवास योजना 5,36,000 करोड़ रुपीस के, और हर घर नल से जल के लिए जल जीवन मिशन 8.7 लाख करोड़ रुपीस। टोटल 24 लाख करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स एनडीए 3.0 में हुए, जो कि विकसित भारत की फाउंडेशन बनाने के काम में आएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। So as per protocol, I'll start from the first row. सर, ये जो भारत मैरीटाइम पुल जो हमने बनाया है, क्या हमारे कुछ शिप्स का भी कुछ नुकसान हुआ था? हॉर्मुज वाला जो क्राइसिस आया था उसमें भी हमको कुछ नुकसान उठाना पड़ा था और उसका कुछ इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिल पाया। सर, मैं तरुण शर्मा हूँ जी बिजनेस से। सर, मेरा सवाल भी भारत मैरीटाइम पूल से, इंश्योरेंस पूल से है। सर, जो हमने 12,000 करोड़ रुपए के आसपास जो पास किया, इससे हमारी कॉस्ट कितनी कम हो पाएगी, किस रेशियो से कम हो पाएगी? क्योंकि हमने देखा कि वेस्ट एशिया के बाद जो इंश्योरेंस है वो 3-4 टाइम्स बढ़ गया था। थैंक यू। 16
मेरा सवाल जो है वो अटल सड़क योजना, ग्रामीण सड़क योजना से है। आपने जो दो मेजर चीज़ें जो बताई जिससे सोशल बेनिफिट हुआ वो आपका एम्बुलेंस एंड स्कूल था। कुछ आइडिया मिलेगा कि कितने और ऐसे जगह हैं जहाँ पे ये पहुँचेगा इस नए एक्सटेंशन के बाद, जिससे इस क्षेत्र में ज़्यादा ग्रामीण लोगों को बेनिफिट्स मिलेंगे? Next to 24. Sir, good afternoon. Shishir here from Hindu Business Line. Sir, if I understand correctly, this is Bharat Maritime Insurance is basically SPV, and various stakeholders will be there. So can you share us the equity composition of this thing? Like you mentioned about that ship companies, all marketing companies, and GRE will contribute into that. So what kind of equity composition we will have? Second row, anybody else? Third row, 2 and 4. Sir, Prakash Pedashi from ET Now. So in view of the West Asia crisis, the Commerce Ministry has also extended support to exporters by expanding insurance coverage through ECGC. So how will this new scheme be different from the previous one? 142. सर मैं सुशील राघव हूँ जनसत्ता से। सर ये जो गाजियाबाद और सीतापुर की जो लाइन है 3 और 4, इसमें बताया गया है कि 6 नए स्टेशंस बनेंगे। तो सर जब 3 और 4 लाइन बन रही है तो उसमें स्टेशंस क्यों बनाए जा रहे हैं नए? 47. अच्छा, okay, 280 and then 47. 280. सर ये डिफरेंट अलाइन, अभिषेक सिंगल आसन पत्रिका, सर ये न्यू रिलायंस का अलाइनमेंट पूरी तरह डिफरेंट होगा या एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट के साथ ही चलेंगी? सर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हर चरण में नए टारगेट लक्ष्य लेकर चलती है। जो ये 3.0 है इसके लक्ष्य क्या होंगे, क्योंकि अभी तक जितने भी लक्ष्य थे ग्रामीण सड़कों के जोड़ने का वो लगभग पूरा है, तो नई योजना का क्या लक्ष्य है? 67 in the front here. Here. Hi sir, Sapna Das from CNBC. Quick one on the Bharat Maritime Pool Insurance. So as Shishir was also asking that, you know, who are going to be the constituents who are going to contribute to this pool, because the press release says that, you know, obviously the policies will be issued by insurers. But you know, OMC, ship owners, etc., etc. Also, sir, what's going to be the size of the pool? Because again, the press release says that the underwriting capacity of the pool will be 950 crores. But what will be the size? And sir, third, this 12,980 crore, it's completely government guarantee, or GIC will also have some role in this, some contribution? Thank you, sir. Anyone else here? No. Thank you. ज़्यादा क्वेश्चंस आज मैरीटाइम पूल, मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल के हैं, तो मैं पहले ये लेता हूँ। जो ECGC स्कीम और मैरीटाइम इंश्योरेंस, बेसिकली ECGC इंडिविजुअल इंश्योरेंस, इंडिविजुअल एक्सपोर्टर्स के लिए, उनके लिए क्रेडिट गारंटी है। मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल जो शिपर्स हैं, जो वेसल लेके जाते हैं, शिप लेके जाते हैं, उनके लिए है ये। तो दोनों में बेसिकली सेगमेंट अलग अलग है। शिप अगर ले जा पाए तभी आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। शिप्स ले जाना ही करीब करीब एक इतना रिस्की हो गया था वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के टाइम में कि शिप्स जाना ही बंद हो गए थे। इसीलिए ज़रूरी था कि एक ऐसा इंश्योरेंस का पूल बने कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला गया तब भी इंश्योरेंस की कमी के कारण शिप्स वहाँ पे जाने के लिए मना करते थे। तो ये एक बैकस्टॉप और एक ओवर आर्चिंग इंश्योरेंस पूल बनाना ज़रूरी था, और इसके साथ ही साथ ये देश की एक बड़ी ताकत भी भविष्य के लिए बनती है। कॉस्ट कितनी कम होगी? बहुत ही डायनामिक है, बहुत ही डायनामिक है। डे टू डे ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे वेरी होती है, लेकिन अच्छे इंश्योरेंस होने से सिग्निफिकेंटली कॉस्ट कम हो जाती है। ये सारी दुनिया ने ऑब्जर्व किया है, और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी लगातार चेंज हो रही है, तो उस सिचुएशन में कॉस्ट सिग्निफिकेंटली कम होगी ज़रूर। नुकसान सारी दुनिया को हुआ है इस वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट से, और इसी नुकसान के चलते ही और जो नई रिस्क इमर्ज हुई है उसी कारण से नए सॉल्यूशंस भी बनाए जा रहे हैं। इसका इक्विटी स्ट्रक्चर कैसे होगा, इसका कॉम्पोजिशन क्या होगा? बेसिकली ये एक
इंश्योरेंस पूल है और इसमें एक तो सॉवरेन गारंटी है बहुत बड़ा, इसमें बैकस्टॉप $1.5 बिलियन, $1.4 बिलियन का। फिर जो इंश्योरेंस है वो करीब $100 मिलियन दे रहे हैं, और जो पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरर है वो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जीआईसी री इंश्योरेंस कंट्रीब्यूट कर रहा है, और बाकी सब ओएमसीज और दूसरे प्राइवेट सेक्टर के इंश्योरेंस वो लोग इसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये एसपीवी का नेचर नहीं है इसका नेचर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जिस तरह का एक पूल बनता है जिसको कई जगह पीएनआई क्लब बोलते हैं, तो वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। एसपीवी वाला स्ट्रक्चर इसमें नहीं है, इसमें एक पूल वाला स्ट्रक्चर है जिसमें पीपल डिसाइड टू कंट्रीब्यूट द फंड्स एज पर द रिक्वायरमेंट। इसके अलावा एग्जैक्टली किसका कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा वो आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से डिटेल में दिया जाएगा। जीआईसी री का 400 करोड़ है, पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस का अबाउट 280 करोड़ रुपीस है, बाकी सब प्राइवेट सेक्टर का है, बाकी प्राइवेट सेक्टर का इसमें और 1.4 बिलियन सॉवरेन गारंटी है, $1.4 बिलियन की सॉवरेन गारंटी। फिजिकली इंडियन फ्लैग्ड शिप्स को कोई नुकसान नहीं हुआ था वॉर के टाइम में, लेकिन इंश्योरेंस के प्रीमियम्स इंक्रीज हो गए थे जैसा सारी दुनिया भर में फील हुआ। कॉस्ट इमीडिएटली करीब 25% तक तो कम हो ही जाएगी, और उससे ज़्यादा डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन और भी कम हो सकती है कॉस्ट, लेकिन 25% इमीडिएटली कम हो जाएगी। सेकेंड आता हूँ, हाँ, इसका इंश्योरर, इस पूल का एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा जीआईसी री, एडमिनिस्ट्रेटर विल बी जीआईसी री इंश्योरेंस, और वही हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर भी है इंश्योरर्स की टाइप साइड से, अबाउट 400 करोड़ दे विल बी कंट्रीब्यूटिंग। अब मैं आता हूँ पीएमजीएसवाई। हाँ, ये बात सही है आपकी कि टारगेट हमेशा बड़े करने ही चाहिए, पहले से बड़े टारगेट्स होने चाहिए। तो जब स्टार्ट हुआ था तब एक तय हुआ था कि इतनी पॉपुलेशन के गांवों को कनेक्ट करेंगे, जब श्रद्धेय अटल जी के टाइम में स्टार्ट हुआ। जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिम्मेदारी ली तब इस स्कीम का उन्होंने और भी ज़्यादा एम्बिशियस टारगेट्स रखे और ज़्यादा उसका विस्तार किया, और विशेषकर ऑल वेदर रोड बने, खासकर जो ब्रिजेस बने उसके लिए टारगेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ाए गए, तो उसका बेनिफिट बहुत हुआ। अभी पीएमजीएसवाई 3 जिसका एक्सटेंशन किया गया और पीएमजीएसवाई 4 जिसको 2024 में स्टार्ट किया गया था, तो मैं पीएमजीएसवाई 3 और 4 के टारगेट्स बताता हूँ आपको। पीएमजीएसवाई 3 के टारगेट से 1,25,000 किलोमीटर्स, और पीएमजीएसवाई 4 के टारगेट है 62,500 किलोमीटर्स। अब हम हैबिटेशन लेवल पे आ गए, विलेज से भी नीचे हैबिटेशन लेवल पे आ गए, और उससे भी नीचे पीएम जनमन, जहाँ पर जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं पीवीटीजी, उसमें इवन इफ इट इज अ हैबिटेशन ऑफ फ्यू पीपल ओनली, तो भी उनको कनेक्ट करने का प्लान किया गया, काम चल रहा है ऑलरेडी। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सोशल जस्टिस का कमिटमेंट है, गरीब से गरीब व्यक्ति तक बेसिक एमिनिटीज पहुंचाना, ये उसका क्लियर रिफ्लेक्शन है कि किस तरह से पीवीटीजी जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल, बहुत कम जनसंख्या है देश भर में, लेकिन फिर भी उनके लिए बेसिक एमिनिटीज पहुंचाने की बात और उसमें काम चल रहा है, सो दैट ईच एंड एवरी हैबिटेशन कैन गेट द बेसिक एमिनिटीज इन द कंट्री। रेलवे पे आता हूँ। मोस्टली एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट के साथ होंगे ये सारे नए प्रोजेक्ट्स, एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट के साथ ही होंगे। जैसा मैंने आपको प्रेजेंटेशन के दौरान बताया, जहाँ जहाँ पर सिटी बहुत कंजेस्टेड है वहाँ पर सिटी को बाईपास करके किया जाएगा,
और न्यू स्टेशंस इसलिए बनाने की ज़रूरत है कि शहर बहुत जहाँ पे कंजेस्टेड है उसके अंदर से ले जाने के बजाय आप शहर के बाहर अगर स्टेशन बनाते हो तो उसका बेनिफिट बहुत होता है। शहर के अंदर जो कार्गो से रिलेटेड ट्रेन है उनको शहर के अंदर नहीं ले जाएंगे। फिर कार्गो से रिलेटेड ट्रेन है, फ्रेट ट्रेन है, उनको शहर के बाहर बाहर से ले जाएं। और जो पैसेंजर से रिलेटेड ट्रेन है, मेल, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, पैसेंजर, उन सबको शहर के अंदर लेके जाएं जिससे कि लोगों को सुविधा हो। ये थॉट प्रोसेस के साथ बनाया गया है। जब फ्रेट कॉरिडोर का डिज़ाइन हुआ था उसमें भी इसी तरह से किया गया था कि कार्गो से रिलेटेड ट्रेन जितनी भी है, फ्रेट ट्रेन है, उन सबको शहर के बाहर और पैसेंजर ट्रेन को शहर के अंदर से ले जाने का, इसीलिए नए स्टेशन बनाने का इसमें प्रावधान है। थैंक यू।